नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। चुनावी साल में बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस भी उसके नक्शे कदम पर चल रही है। जिस तरह से बीजेपी हारी हुई सीटों को जीतने के लिए रणनीति बनाती है, ठीक वैसे ही पहली बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ भी हारी हुई सीटों पर फोकस कर रहे हैं। जिन 60 सीटों पर कांग्रेस लगातार हारती रही है, उन्हें जीतने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही अलग अलग दिग्गजों और बड़े नेताओं को अन्य सीटों की जिम्मेदारी दी जा रही है। यानी इस बार कांग्रेस अपनी सीटों को बचाने के साथ ही बीजेपी की सीटों में सेंध लगाने की रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। तो बीजेपी भी संगठन की कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करने में जुटी है। इसी क्रम में 18 जिलाध्यक्षों को हटाया गया है। कांग्रेस की रणनीति पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया ने कहा, कमलनाथ नित नए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ना उनका प्रभाव है, ना ही उनके पास प्रभावशाली नेता। तो कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा कह रहे हैं कि हारी हुई सीटों के लिए नाथ का बड़ा प्लान है। लेकिन सवाल यह है, क्या कांग्रेस की यह रणनीति इतने कम समय में प्रभावी होगी? और दोनों ही दलों का हारी हुई विधानसभा सीटों पर यह फोकस कितना कारगर होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले सुनिए इस बारे में कांग्रेस और बीजेपी के बयान। निश्चित तौर पर ये कमलनाथ जी का बहुत बड़ा प्लान है और ये प्लान जो है अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी देना, 4-4, 5-5 और ज़्यादा सीटों की, और उनको वहीं कंसंट्रेट करना, ऐसा इसके पहले कभी कांग्रेस में नहीं हुआ। दूसरा, वचन पत्र में जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, 500 रुपये में रसोई गैस, 1500 रुपये हर एक महिला को 18 से लेकर 60 साल तक। दूसरा जो आ रहा है कि ओल्ड पेंशन 300 यूनिट 300 रुपये में, ये झुग्गी वालों को जो है रजिस्ट्री, तो ये इस तरह के इशू आ रहे हैं। टैक्स लगता है, टैक्स खत्म। मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि ये पूरा का पूरा एक क्रांति ला देगा। अब तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का खुद का कोई प्रभाव नहीं बचा है, सब लोग निष्प्रभावी हो चुके हैं। अब रोज नए नए प्रयोग कर रहे लोग। देखो, इनके पास नेता है नहीं, कांग्रेस के पास नेता है नहीं, और जो नेता है उनको ये काम देना चाहते नहीं है। कमलनाथ जी के आसपास निष्प्रभावी लोगों की एक फौज खड़ी हो गई है। कमलनाथ जी रोज नए प्रयोग कर रहे, रोज शाम को बैठक कर रहे, रोज इधर उधर कर रहे लोगों को, पर कहीं कोई प्रभाव होता दिख नहीं रहा। वास्तविक में जनता जो है वह कमलनाथ जी और कांग्रेस के प्रभाव में नहीं बची है। जनता जो है वह माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और ये कितने ही प्रयास कर ले, कहां से लाएंगे प्रभावशाली नेता? है ही नहीं जब इनके पास। तो हारी हुई सीटों पर दिग्विजयी मंत्र पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत नायडू और खिलावन चंद्राकर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नायडू साहब, शुरुआत आपसे ही करेंगे। खुद पीसी शर्मा को आपने सुना, वो कह रहे हैं बड़ा प्लान है और पहली बार करने जा रही है कांग्रेस ऐसा। 60 सीटों की जिम्मेदारी जो लगातार हारती रही है वो दिग्विजय सिंह को सौंपी है। निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह संगठन के में माहिर हैं, बाकायदा पिछली बार भी उन्होंने एक अभियान चलाया था और संगठन की अच्छी पकड़ भी है उनकी। तो वो कितने कारगर होंगे? और उन 16 नेताओं को भी जिम्मेदारी दी जा रही है, बड़े नेताओं को, बाकी की सीटों पर। तो ये रणनीति को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। नहीं, देर भले ही ना हुई हो, 6 महीने हैं अभी। वैसे 6 महीने कम नहीं होते अगर फोकस करके किया जाए इन सब पे काम। असल में 2-3 चीजें नजर आती हैं। एक तो ये स्ट्रेटेजी अच्छी है कि जो सीटें जो लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो ये चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कम सीटों पर काम करने का दिया गया है। और जो चुनाव नहीं लड़ रहे जैसे दिग्विजय सिंह जी, लेकिन एक नेता के हाथों 60 सीटों का फैसला जो है वो ऐसी पार्टी के लिए कितना कारगर होगा ये नहीं मालूम, कि जहां पे हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी तरह का मतभेद दिखाई देता है और हर चीज को लेके टूटन सी दिखाई देती है। तो ये स्ट्रेटेजी कितनी काम करेगी ये देखना होगा। मैं समझता हूं कि अभी एक जो अच्छी बात यह है इस पार्टी के साथ में, वो ये है कि वो 3 हिस्सों में बांट रही है उन सीटों को जिन पे अब इलेक्शन लड़ना है। एक तो वो सीटें जहां कांग्रेस बड़े अंतर से हारी थी, दूसरी वो सीटें जहां चुनाव जीत तो गई थी लेकिन वो सीट दल बदल के कारण चली गई थी, और तीसरी वो सीटें जहां कम अंतर से जीत या हार हुई है।
तो ये एक मर्तबा इस तरह की बातचीत चली थी। अब पता नहीं इस बारे में आगे कैसे ये लोग रणनीति बनाते हैं। लेकिन ये है कि अगर इस तरह की वाकई में स्ट्रेटजी बना के और काम कर रहे हैं तो बेहतर होगा, और खासतौर से उन सीटों पर जहां जैसे ग्वालियर और चंबल के इलाकों में जहां पे खुद सिंधिया जी का प्रभाव बीच में कब होता नजर आया था, ऐसी भी सीटें हैं। तो समय भी है, ऐसी बात नहीं कि समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये है कि बार बार जो टूटती हैं, टूटन दिखाई देती है पार्टी में, उससे बचते हुए कैसे आगे काम करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। और ये जो बात अभी अन्य लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, उसमें कुछ बात तो नजर आती है कि भाई आप कितने नेता हैं ऐसे जिनको आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए जमीन के साथ में जुड़े हुए हैं और काम करते नजर आ रहे हैं। आवाज उनकी सुनाई देती है या नहीं देती, ये भी देखने वाली बात है। कुछ कांग्रेस की प्रेजेंस भी सड़क पे या दिखाई देती है कि नहीं देती है, ये भी बात है। तीसरी चीज ये भी है कि ठीक है, अगर आप आंदोलन करते नजर आते हैं या आप बार बार खबरों में नजर आते हैं या किसी न किसी वजह से आप लोगों के बीच में दिखाई देते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। पिछले कई महीनों से बार बार खुद कांग्रेस के ही नेता या कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई हम लोगों की उपस्थिति कहीं ऐसी नजर नहीं आती जिसको लेके ये कहा जा सके कि हाँ भाई हम काम करते नजर आ रहे हैं। नायडू साहब, हमें दिग्विजय सिंह सक्रिय दिख रहे हैं, कुछ क्षेत्रों में उनके दौरे हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं। कमलनाथ सक्रिय दिख रहे हैं, जो आपने भी बात उठाई है। लेकिन बाकी के जो नेता थोड़े बहुत अपने क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं, चाहे वो अरुण यादव हो, अजय सिंह हो, अन्य नेता हों, उमंग सिंगार हों, उनकी उतनी सक्रियता नहीं दिख रही है। तो इसको भी तो एक तरह से कांग्रेस को गंभीरता से लेना चाहिए, उनको भी जिम्मेदारी देना चाहिए। या जो सिसोदिया जी कह रहे हैं कि जो प्रभावशाली नेता हैं उन्हें तो काम दिया नहीं जा रहा है, आसपास ऐसे लोगों का घेरा है जो प्रभावशाली नहीं है, प्रभावहीन है। हाँ, यही बात मैं कह रहा था कि अगर मान लीजिए लोग जो काम करते रहे हैं या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को जानते हैं या अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज के अलावा बाहर भी प्रभाव रखते हैं, उनकी उपस्थिति नजर ही नहीं आ रही है। दूसरी चीज ये भी है कि आप ये भी महसूस करेंगे कि कांग्रेस उन सीटों पर भी फोकस नहीं कर रही है जहां खुद बीजेपी में टूटन नजर आ रही है। कुछ जिला अध्यक्षों को हटाया गया है और भी लोगों को। हालांकि ये बात सही है कि अभी बीजेपी की जो परिस्थिति है, बीजेपी को खोने के लिए कुछ ज्यादा है और कांग्रेस के पास में खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं। तो जो कुछ होना है वो हासिल ही होना है कांग्रेस को। और उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत इस चीज को लेके हो रही है कि सीटों का बंटवारा या सीटों की जिम्मेदारी इस तरह से की गई है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ एक तरफा सा है माहौल। और जैसे आपने भी कहा अभी कि भाई सारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं या पुराने नेता हैं, उनकी उपस्थिति या उनकी सक्रियता कहीं नजर कम आ रही है। अगर नहीं नजर आ रही है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन सक्रियता कम नजर आ रही है। हो सकता है अपने अपने इलाकों में वो काम कर रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस बहुत स्पष्ट है कि चुनावी मोड में वैसे नहीं है जैसे बीजेपी है। और बीजेपी के लिए तो आदत सी बन गई है कि चुनावी मोड में बने रहते हैं। तो खिलावत जी, तैयारी तो एक हम बीजेपी में भी देख रहे हैं, वो भी हारी हुई सीटों पर आज से नहीं पहले से फोकस करती आई है, चाहे वो लोकसभा की सीटें हों चाहे वो विधानसभा की सीटें हों। उन्होंने भी जब चुनाव हारा था 2018 में तो 124 सीटों का लक्ष्य रखा था। हालांकि बाद में 21 सीटें उनको मिल गई, तो 103 सीटों पर वो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और वो इनसे पहले से लगे हुए हैं। तो उनकी रणनीति में और कांग्रेस की रणनीति में निश्चित तौर पर अंतर है। उनके पास संगठन है, उनके नेता तमाम तरह के लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या चीज़ें हैं जो माइनस हैं, जो कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस उनका फ़ायदा नहीं उठा पा रही। और बीजेपी कौन सी रणनीति अपनाएगी जो कांग्रेस की दिग्गजों की सीटें हैं, पहले भी वो अजय सिंह राहुल को इसी रणनीति के तहत जीत चुकी है उनकी सीटें, चाहे वो सिंधिया की सीट हो। और कमलनाथ को हमने देखा है कि नकुलनाथ को लोकसभा में अंतर बहुत कम कर दिया। ये लंबे समय से उनकी तैयारी चली आती है, उसका परिणाम है। लेकिन कांग्रेस में कम समय से पहली बार ऐसी रणनीति बन रही, हो सकता है कुछ कारगर हो जाए, आगे गंभीरता से लें तो और काम कर जाए। लेकिन अभी कैसे बीजेपी इनसे कैसे बचेगी इस रणनीति से कांग्रेस की? देखिए, स्पष्ट है कि लंबे समय से जिन सीटों पर कांग्रेस हार रही है
उन सीटों की संख्या ज्यादा है और जिन सीटों पर भाजपा हार रही है ऐसे सीटों की संख्या कम है। तो दोनों की रणनीति अलग अलग, पृथक पृथक होना, दोनों दलों के जो मुख्य प्रतिद्वंदी दल है उनके दोनों के रणनीति में बदलाव या रणनीति में अलग पृथकता, अलग अलग स्वभाव की रणनीति बनाई जा रही है, ये अलग दिखाई दे रही है। आप मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि देखिए 70 सीट ऐसी है, 65 से 70 सीट, जिसमें लगातार 5 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस हार रही है। 35 सीटें ऐसी हैं जिसमें लगातार भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। अर्थात मुझे लगता है यदि सीटों की संख्या से की तुलना की जाए तो कांग्रेस को थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और बीजेपी को थोड़ा कम मेहनत करने की जरूरत है। जहां तक दिग्विजय सिंह का सवाल है, दिग्विजय सिंह को निश्चित रूप से यह कार्य सौंपा गया है कि जो लगातार हारी हुई सीटें हैं कांग्रेस की, उस पर दिग्विजय सिंह जाएं, वहां बैठ के करें, वहां संगत से पंगत करें। और जो जो आपने देखा होगा पिछले चुनाव में, 18 के चुनाव में भी वो जैसे ही नर्मदा परिक्रमा पथ, नर्मदा परिक्रमा करके 180 दिन के लगभग नर्मदा परिक्रमा करके लौटे थे, उसके बाद उन क्षेत्रों में जहां वो नर्मदा परिक्रमा के दौरान गए थे वहां निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रभाव कुछ ज्यादा दिखा और चुनाव परिणाम जब सामने आए तो मुझे लगता है कि 5-7 सीट जो पुराना परंपरागत सीटों के अतिरिक्त 5-7 सीट और ज्यादा जीतने में सफल हुए। देखिए दिग्विजय सिंह का जहां तक सवाल है, दिग्विजय सिंह लंबे समय से कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 90 के पहले 89 से 93 तक वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 93 से लगातार 2003 तक 2 कार्यकाल लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो निश्चित रूप से उनकी घुसपैठ है, जो है उनकी पैठ है, उनकी पहुंच है, उनकी उनकी डायरेक्ट लिंक है, वो भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से है, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह को छोड़ के मध्य प्रदेश के किसी भी राजनेता या किसी भी, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, किसी भी राजनेता को उतना ज्यादा संपर्क नहीं है जितना दिग्विजय सिंह का कार्यकर्ताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से है और इसका लाभ लेना चाहती है कांग्रेस। संभवतः कमलनाथ जी, हम देखते हैं कि कई बार जो ताकत है कांग्रेस की वह कमजोरी भी बन जाती है। दिग्विजय सिंह ताकत है, निश्चित तौर पर संगठन को खड़ा कर सकते हैं वो, लेकिन वही कई बार कमजोर हो जाते हैं और बीजेपी मौका ताड़ती है। जैसे ही दिग्विजय सिंह का कोई बयान आता है, दिग्विजय सिंह फ्रंट पे आते हैं, वो हमलावर हो जाती है, बाकी करा धरा सब रह जाता है कांग्रेस का। निश्चित रूप से आप सही बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बिगड़े बोल ही दिग्विजय सिंह को कटघरे में खड़े करती है और भाजपा के पास एक मुद्दा मिल जाता है, भाजपा के नेताओं के पास मुद्दा मिल जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ ब्रजेश जी कि जिस तरह से रैली में, जिस तरह से विदिशा में, जिस तरह से सागर में, जिस तरह से गढ़कोटा में, जिस तरह से उन्होंने बात कही, जो बयान उसने दिए, तो निश्चित रूप से जो अब अभी इस दौरान वो जो 70 के दौरान दे रहे हैं, तो उनके बयान जो है कांग्रेस को लाभ पहुंचाने वाली है और भाजपा को करने वाले बयान है। जैसे एक उदाहरण आपको, उन्होंने ये कहा दोनों मुख्यमंत्री के दावेदार हैं भाजपा, यह कहकर सनसनी फैला और उसमें उसने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ही नहीं लिया। उसने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बिल्कुल किनारे रख दिया। इससे ये प्रतीत होता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे कांग्रेस में थोड़ी बहुत गुटबाजी है, चलते रहती है, लेकिन भाजपा में इतनी गुटबाजी है कि 9 लोग जो है मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए। इस तरह से वो विचलित कर देते हैं, करने वाले बयान दे रहे हैं अपने विरोधी दल को। और पहली बार कांग्रेस को लग रहा है कि भाजपा में वैसे ही जैसे कर्नाटक में भगदड़ मची है, मध्य प्रदेश में भी वैसे ही टिकट काटेगी तो भगदड़ मचेगी, उसका भी एक फायदा उसको मिल सकता है। देखिए जिस तरह से कर्नाटक में जो अभी प्रयोग हो रहा है, जो प्रयोग हुए हैं, वो गुजरात के प्रयोग हैं। गुजरात में भी आपने देखा होगा 56-57 सीटों पर सिटिंग एमएलए का टिकट काट के नए लोगों को वहां टिकट दी गई और आप परिणाम देख रहे हैं गुजरात में। अभूतपूर्व, अभी तक जो परिणाम नहीं मिले वो गुजरात में मिले। तो नायडू जी इस बार सब मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस भी जितनी उसकी क्षमता है उस अनुसार मेहनत करती दिख रही है। बीजेपी तो आप जिस तरह से कह भी रहे थे कि चुनावी मूड में रहती है, तो चुनाव
के लगातार वो तैयारियों में लगी रहती। लेकिन जिसके भी तर्कस में जितने भी तीर हैं सब छोड़े जा रहे हैं। चाहे हम वचन पत्र की बात कर लें कांग्रेस के, चाहे उन्होंने 2 दिन में देखिए कमलनाथ जी ने कह दिया भोजपुरी समाज को भी हम जमीन देंगे, अग्रवाल समाज को भी हम जमीन देंगे, सेन समाज का आयोग बनाने की मांग कर दी। तो कास्ट पॉलिटिक्स भी आती जा रही है धीरे धीरे। ये किस तरफ करवट बदलेगी और इससे किसे फायदा होगा? नहीं, ये जो चीज बात है ये तो खैर अपनी जगह अलग है। इससे ज्यादा बड़े चीज जो है वो मुद्दे हैं, जो रोजगार को लेके मुद्दे हैं। और अभी आज जो सर्वे आया है एक अखबार में कि काफी मुद्दे जो ऐसे हैं जो चुनाव मोड में, चुनाव के वक्त में उठाए जा सकते हैं और वो कारगर भी साबित होंगे अगर वक्त पे उठाए गए तो। क्योंकि अब देखिए कुछ भी कहिए, तीन टर्म्स की एक सरकार है या 4 टर्म अब होने को आ रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो सिर्फ वादों पे काम नहीं चला सकती। अभी कुछ दिनों पहले ही जब पंचतीर्थ की बात की गई थी दलितों को लेके अम्बेडकर जयंती को के समय पे, तब ये भी कहा गया था कि 2 साल 3 साल पहले भी ये पंचतीर्थ अनाउंस किए गए थे। उनके लिए एक पत्ता भी नहीं हिला। तो ऐसा नहीं है सिर्फ आप अपने घोषणाओं से काम चला लेंगे, उसमें कुछ न कुछ कारगर काम करते नजर आना होगा। और एक खास बात जो मध्य प्रदेश को लेके है या राजस्थान को लेके, छत्तीसगढ़ को लेके भी है, वो कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आ चुके होंगे तब तक। और उसके बाद में बहुत स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव जो पार्टी जीतेगी उसके उत्साह में भी होगा और जो पार्टी हारेगी उसके निरुत्साहित होने में भी होगा। तो ये सब चीजें जो है अभी से उसको लेके पूरी तरह से कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन इसका नतीजा जरूर देखने लायक रहेगा और ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा विषय रहेगा चुनावी अध्ययन के लिए। खिलावन जी, विषय तो अच्छा रहेगा, मुद्दे भी कारगर होते हैं। शायद उन मुद्दों की तरफ भी कांग्रेस ध्यान दे रही है। इसी वजह से वचन पत्र का उनने बाकायदा खाका तैयार कर लिया कि 500 रुपये में हम सिलेंडर देंगे। यदि शिवराज जी 1000 रुपये दे रहे हैं 18 साल से 60 साल की महिलाओं के लिए, तो हम 1500 रुपये देंगे। 300 रुपये में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो क्या भरोसा करेगी? कर्ज माफी वाला जो वादा था उनका पिछला, उसको भी पूरा करेंगे। तो क्या जनता भरोसा करेगी इन वादों पर? देखिए, हम लंबे समय से चुनाव में देख रहे हैं, घोषणा पत्र में जो बात लिखी जाती है या वचन पत्र में जो बात कही जाती है उस पर मतदाता भरोसा तो करता है। आपने देखा होगा कि पिछले 18 के चुनाव में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ वो सिर्फ और सिर्फ कर्जा माफी की घोषणा के कारण हुआ। अर्थात कर्जा माफी यदि वचन पत्र में लिखा गया तो उसको लोगों ने स्वीकार किया, लोगों ने उस पर विश्वास किया और कांग्रेस को थोक के भाव में वोट दिए। तो कांग्रेस की सीट लगभग दुगुनी हो गई पहले से और सरकार बनाने में सक्षम हो गई। कुल मिला के अभी देखिए 6 महीना है, 6-7 महीने चुनाव में है और मुझे लगता है न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भाजपा भी अपने तर्कस में जितने तीर हैं वो सब एक कर करके बारी बारी से निकालेंगे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस निश्चित रूप से आज वचन पत्र को लेकर के बैठक की, वचन पत्र किस तरह से बनाया जा रहा है उसको लेकर के सभी समिति के सदस्यों ने बैठक की और आपने जिन बातों का उल्लेख किया, कर्जा माफी को भी शामिल किया गया उसमें 500 रुपया में सिलेंडर भी शामिल किया गया है, उसमें 1500 रुपया लाडली बहना योजना में जिस तरह से 1000 रुपया दिया जा रहा है तो महिलाओं को अब हम 15,000 रुपया देंगे, इस बात का भी जिक्र किया गया है। तो अलग अलग तरह के की बातें कही गई है, जो लोक लुभावन बातें हैं उसको शामिल करने का वचन पत्र में कोशिश की जा रही है। पिछले वचन पत्र में किन्हीं कारणों से उनको वचन समय सीमा कम होने के कारण, समय कम मिलने के कारण पूरा नहीं कर पाए। ऐसे वचनों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, जैसे बेरोजगारी भत्ता संभवतः शामिल किए जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे। और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो 1000 रुपए दे बाद भी कही ओल्ड पेंशन को लागू करने की बात ही कर रहे हैं, वो तो वादा ही कर रहे हैं। निश्चित रूप से ओल्ड पेंशन योजना लागू करेंगे जिस तरह से राजस्थान में वो बात कही जा रही, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में और जिस तरह से इनके जो हिमाचल प्रदेश इनके शासित कांग्रेस के शासित राज्य है वहां जिस तरह से बात कही जा रही है, मुझे लगता है ओल्ड पेंशन स्कीम भी एक तर्कस का एक बड़ा तीर है जिसको निकाल के जो है भाजपा को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। भाजपा को न तो उगलते बन रही है न निगलते बन रही है बात, क्योंकि इसी के शासन काल में
ये रोका गया मामला है, जो जब उस समय तो तमाम राज्य राजी थे उसके लिए, चाहे वो कांग्रेस शासित हो चाहे अन्य दलों के, उन्होंने सबसे सहमति दी थी और सबने बंद भी कर दी थी। शायद यही वजह कि हर जाति हर वर्ग को साधना चाहते हैं। अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि अंबेडकर को पढ़ाने के लिए विदेश में उनकी ससुराल वालों ने भेजा था, रिश्ते नाते निकाले जा रहे हैं ताकि उस वोट बैंक को प्रभावित कर सकें। तो सही कह रहे हैं आप, किसी भी जिसके तर्कस में जितने तीर हैं सारे छोड़े जाएंगे। लेकिन नायडू साहब, बसपा को, आम आदमी पार्टी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बसपा ने भी कह दिया वो हर जिले से एक महिला को उम्मीदवार बनाएगी और इस बार 2 दहाई का अंक हासिल करेगी। उसके वोट बैंक भी है बाकायदा, और किंग मेकर वो भी बनना चाहती है। तो ये किसको नुकसान पहुंचाएगी? क्योंकि हमने जैस में तो देख रहे हैं फूट पड़ रही है, तो जैस को नुकसान होगा। पिछली बार उसकी एकजुटता के कारण कांग्रेस को फायदा हुआ था। बसपा मैदान में आती है, समाजवादी पार्टी मैदान में आती है, आम आदमी पार्टी मैदान में आती है, ओवैसी की पार्टी मैदान में आती है। तो ये भी तो फैक्टर साबित होंगे जो कम अंतरों से हार जीत वाली सीटें हैं उनको प्रभावित करेंगे, हर किसी का गणित बिगाड़ेंगे। देखिए, एक चीज है, ये कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये पार्टी, इनकम्बेंट पार्टी जो है, उसके खिलाफ ही जनरली बातें होती हैं। ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ कांग्रेस, उसमें कांग्रेस के लिए खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। जो कुछ अगर नुकसान होना चाहिए वो रूलिंग पार्टी को होना चाहिए, तो उसके खिलाफ कैंडिडेट। हाँ, ये बात बिल्कुल है कि उसका कांग्रेस को जितना फायदा होना चाहिए उतना होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। ये लोकली अगर देखा जाए, स्थानीय स्तर पर जो कांग्रेस के नेता हैं या कांग्रेस की रणनीति बनाने वाले लोग हैं, वो कैसे उस चीज को काउंटर करने की कोशिश करते हैं, इस पर निर्भर करेगा। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से प्रभाव डालेंगे। हो सकता है बसपा का जो एरिया है वो अभी वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मायावती का खुद का जो बेस है, कांग्रेस भी ये ताड़ चुकी है नायडू साहब, इसलिए तो बसपा के लोगों पे डोरे डाल रही है। एक बसपा नेत्री को हाल ही में शामिल किया है उन्होंने। हाँ, नहीं किया है, लेकिन यही बात मैं कह रहा हूँ कि अब आम आदमी पार्टी का जरूर इस बार देखना होगा कैसे परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से आक्रामक रूप से आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ काम कर रही है, हो सकता है उससे उनका फायदा जरूर हो, लेकिन उसको इलेक्टोरली कितना ट्रांसलेट कर पाते हैं ये देखना अलग खास बात हो। निश्चित तौर पर ये देखने की बात होगी, वो चुनाव परिणाम बताएंगे। बहरहाल अभी समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार चुनाव दिलचस्प होने वाले हैं और तीसरी शक्ति के रूप में भी ताल ठोक रही हैं पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, ओवैसी की पार्टी हो, बसपा भी पहले भी मैदान में रही है, समाजवादी पार्टी भी रही है। लेकिन अभी कितना असर डालेंगी, किसको कितना नुकसान पहुंचाएंगी, किसके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, ये तो चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन इस बार कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी 2018 की हार की सबक से बड़ी तेज़ी से उसमें सुधार करते हुए आगे बढ़ रही है। तो कांग्रेस भी रणनीति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब धरातल पर उसकी रणनीति कारगर हो जाती है तो निश्चित तौर पर वो सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ सकती है। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।